आप सभी को नमस्ते। क्लास 9 की फिजिक्स में जो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने शुरू किया था, ये उसका सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमने 3 टॉपिक को कवर किया था। पहला था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा था इनर्शिया एंड मास, और तीसरा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला होगा मोमेंटम और दूसरा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ हम लोग मोमेंटम को समझ लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम के ही आधार पर हम सेकंड लॉ की भी बात करेंगे। तो देखें आप, मोमेंटम क्या है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। तो मोमेंटम पी से इसको डिनोट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज defined as product of its mass m and velocity v। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आप यहाँ समझें कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मोमेंटम निकालना है, पी से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल रहे हैं उसका मास हमें क्या दिया हुआ है, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m। ठीक है, मतलब उसका मास अगर m से हम डिनोट करें एंड वेलोसिटी v से डिनोट करें, तो मोमेंटम है क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो आप बहुत ही सिंपल है, P इक्वल टू एम वी। अगर आप इस P इक्वल टू एम वी को याद रखते हैं तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को मत याद रखिए, फॉर्मूले को याद रखिए, P इक्वल टू एम वी। इससे न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, सेकेंड लॉ भी इसी से डिराइव भी कराया जाएगा, और इसी फॉर्मूले से आप डेफिनेशन याद भी रख सकते हैं। P क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है जिस ऑब्जेक्ट का हम निकाल रहे हैं मोमेंटम, और v उसकी वेलोसिटी है। P को किस तरह हमने लिखा है, m और v का मल्टीप्लाई करके, मतलब m और v का प्रोडक्ट P है। इसी तरह यहाँ डिफाइन किया गया, मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। तो याद इसको रखिए, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, कुछ चीज़ें इस पर देख लें आप, यूनिट वगैरह तो देख ही लें। सबसे पहली चीज़ यूनिट क्या होगी इसकी, भाई P क्या है, m और v का प्रोडक्ट है। m है kg, m जो है वो kg में मेज़र होगा, v किस में होगा, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है। तो P की यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप देखें, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। स्केलर और वेक्टर के बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन थोड़ी चीज़ हम यहाँ बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, कोई डायरेक्शन की नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इसको बताने के लिए। मतलब इसको बताने के लिए क्या कहें, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास 2 चीज़ें होंगी, एक उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक सिंगल डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं दूसरी तरफ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस से स्पीड आती है, डिस्टेंस भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ठीक है, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। P क्या होगा, आप देखें, m यहाँ पर स्केलर है और v वेलोसिटी को दिखा रहा है, मतलब वेक्टर है। ठीक है, P यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसका रीज़न आप 11th क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे। जब वेक्टर को मैथ्स में आप पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों P भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
इसकी यूनिट बता दी, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, और डायरेक्शन भी बता दी कि जो वेलोसिटी, भाई एम के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड किस पे करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन पर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाओ, ऐसा करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप मोमेंटम पढ़ चुके हैं तो अब आसानी से आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is proportional to the applied unbalanced force। इस पर भी अभी बात करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स ही यहाँ पर क्यों लिखा मैंने। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहली चीज हो गई द रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब इसी का अब जब हम फॉर्मूला अभी निकालेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें फॉर्मूले का यूज पड़ेगा, उस फॉर्मूले से जिस तरह मोमेंटम को याद रखा है फॉर्मूले से ही फिर इसको भी याद रखेंगे। किस तरह फॉर्मूला आ रहा है बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई कैसे निकाला गया है। तो यहां पर आप कुछ चीजें लिख लीजिए। ठीक है, या हम बता दें, आपको सीधे बता देते हैं। ऐसा करते हैं, जैसे आप समझने की कोशिश करें, आपके पास मान लीजिए कोई मास m है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखवाते नहीं क्योंकि लिखवाने के चक्कर में समझाने का पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एक मास m है, हो सकता है बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका मास m है। हमने कहा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, डिनोट कर रहे हैं मुझसे, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। वो क्या है, v है। ठीक, अब आप देखें, मतलब u से v में चेंज आया, हाँ, एक्सेलरेशन a है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लें। ठीक भाई, u से v में चेंज आया मतलब एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन को हम a से दिखा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, समझ लेते हैं। तो फोर्स जो है, या आप कहें अप्लाइड फोर्स लिखें, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स लिखो। ठीक है, देखो यहां पर बार बार जो हम अनबैलेंस्ड की बात लिख रहे हैं, अभी उसको यहां क्लियर कर देते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स F, आप देखें, इस तरफ देख लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात बताई थी। हमने कहा जब मास m यहां रखा हुआ है, इस पर एक तरफ से आप F1 फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका दोस्त F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब बैलेंस बना हुआ है। उधर से वो जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आप भी लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ कुछ नेट फोर्स तो कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि जितना वो लगा रहा है उतना आप लगा रहे हैं।
दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे भाई। अगर हम मान लीजिए अपने एक हाथ से इस हाथ पे कुछ फोर्स लगाएं और उतना ही फोर्स हम इस हाथ से भी लगाएं तो हाथ जुड़ा रहेगा बस नमस्ते के लिए, ठीक है। और अगर हम इस तरफ से फोर्स ना लगाएं तो ये ढकेलाएगा, ठीक है। इस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस केस में क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, ना ऑब्जेक्ट इधर खसक रहा है ना इधर खसक रहा है क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। इसीलिए हमने यहाँ बात की अनबैलेंस्ड फोर्स की कि ऑब्जेक्ट कुछ मूव तो करे। हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की हमने बात की। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस फोर्स में तो कहाँ कुछ ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। इसलिए हम बार बार यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स की बात लिख रहे हैं। बता हमने इसलिए दिया कि किसी भी शब्द के लिए आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि m मास है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। u से v तक गया मतलब कुछ एक्सेलरेशन हुआ है जिसको हमने a कहा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हमने कह दिया F से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई, जो सेकंड लॉ स्टेटमेंट लिखवाया, वो क्या था कि फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम के। यही ना कहा था हमने कि फोर्स अनबैलेंस्ड, समझ लीजिएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल के बारे में हम बता चुके हैं, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p, ठीक है। मोमेंटम पूरा नहीं लिख रहे, तो आप देखें। अब सबसे पहले हम समझें कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं। तो किसी भी चीज़ में हम चेंज को किस तरह मेज़र करते हैं। अगर हम बात करें आपके हाइट की, आपकी हाइट मान लीजिए कि जनवरी महीने में अगर मेज़र की गई तो वो थी 5 फुट 2 इंच, ठीक। 2-3 महीने बाद मेज़र की गई मार्च महीने में, तब आपकी हाइट देखी गई 5 फुट 5 इंच। तो हम क्या कहेंगे कि 3 इंच आप लंबे हो गए। किस तरह हमने निकाला, हमने देखा कि मार्च में कितनी थी 5 फुट 5 इंच और जनवरी में पहले कितनी थी 5 फुट 2 इंच। तो 5 फुट 5 इंच माइनस 5 फुट 2 इंच, 3 इंच की बढ़ोतरी हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ करेंगे। चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, P2 माइनस P1। अब ये P2 P1 क्या है, हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, मतलब इनिशियली जो मोमेंटम था ऑब्जेक्ट का वो था PMU। बात को समझिएगा, हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। तो इनिशियल मोमेंटम P1 से अगर हम डिनोट करें तो वो होगा P1 इक्वल टू MU, या आप I ही दे लीजिए। और P फाइनल क्या होगा, PF क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v है, मास तो बदला नहीं है, तो MV, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ PF माइनस PI कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने वो कर दिया। PF माइनस PI क्या हो जाएगा वो, अगर हम इस तरफ यहाँ लिखें PF माइनस PI, PF हमने बताया MV लिख लेते हैं माइनस MU। आप यहाँ देख पा रहे हैं M कॉमन आ जाएगा, V माइनस U, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है। हमने बात किसकी की है, फोर्स क्या है, हमें मेन फोकस हमारा फोर्स पे है, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, अच्छा यहाँ इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल लगा। प्रोपोर्शनल का मतलब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है। F प्रोपोर्शनल टू MV माइनस U। अब हमने यहाँ चूंकि F लिख दिया है तो टाइम रेट, यहाँ टाइम आ जाएगा, नीचे T आ जाएगा। अगर मान लीजिए T टाइम लगा था V से U से V जाने में, हाँ, तो आप देखें। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें, प्रोपोर्शनैलिटी जब हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम K नाम दे दें, ठीक, Km। अब आप देखें V माइनस U अपॉन T, ये आपके लिए परिचित चीज़ है। V
v माइनस यू अपॉन टी, इसको आप पहले से जानते हैं क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। आप पहले से इसको जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू 1 कहें, ठीक, तो आपको यहाँ से ये फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, ये आ गया फॉर्मूला, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आपको ये फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू एम ए। बात समझ रहे हैं। अब इस पर बेस्ड कल अगले लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी इस चीज़ को यहाँ रोकते नहीं हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो F इक्वल टू एम ए आया, ये आपको थोड़ी मदद कल के लेक्चर में भी करेगा, मतलब जो पिछले दिन का लेक्चर है उसको रिवाइज करने में भी मदद करेगा, और जो अगले दिन लेक्चर आएगा उसमें न्यूमेरिकल में काम देगा। हमने अभी क्या निकाला, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, यही ना निकाला। किस तरह निकाला, फोर्स हमने कहा कि प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हमने P फाइनल माइनस P इनिशियल किया अपॉन T किया, P फाइनल था mv, P इनिशियल था mu, mv माइनस mu, m कॉमन आया, v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t a है, m इंटू a, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब आप समझें कि F इक्वल टू एम ए, फर्स्ट लॉ बताते समय हमने आपसे क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है मतलब उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप देखें कि मास तो m है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं रहा है, तो इससे F प्रोपोर्शनल टू a लिखा जा सकता है, मतलब F जो है वो a पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगा होगा। ठीक है, ये भी इससे कंक्लूजन निकालता है। मतलब फर्स्ट लॉ जो है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। मतलब मेन हमारा क्या है, सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का ही एक स्पेशल केस भर है फर्स्ट लॉ। भाई फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो उसी से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है ना। मतलब फोर्स जीरो है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, यही मतलब हुआ इसका। F इक्वल टू एम ए से हम क्या देखते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू a है, मतलब a उतना होगा जितना F होगा। अगर आप ऐसे ही देखें प्रोपोर्शनलिटी अगर ना समझ में आ रही हो, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, हमने कहा कि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब 0 इक्वल टू एम ए। ठीक है, मतलब या तो m0 होगा या a0 होगा। मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, 5 किलो का हमने ऑब्जेक्ट रखा लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो a ही 0 रहा होगा, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो पा रहा है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा होगा और या रेस्ट में होगा। ठीक है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा होगा और या फिर वो रेस्ट में ही होगा। तो इस बात से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, मेन हमारा सेकंड लॉ ही है। इस पर बेस्ड आपको कल और कुछ न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें थर्ड लॉ की बात करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने मोमेंटम की बात की और सेकंड लॉ निकाला चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। चेंज इन मोमेंटम आपको समझा दिया कि हमारे पास कोई मास m है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम t बीतने के बाद a एक्सेलरेशन के कारण, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी v हो गई। एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि एक f फोर्स लगाया गया था। ठीक है, और कहा कि f प्रोपोर्शनल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। यहाँ से एफ के एम यहाँ पर बाहर आ गया था, वी माइनस यू अपॉन टी। इस पूरे हिस्से को आपको बताया कि ए है, एफ इक्वल टू के की वैल्यू हमने यहाँ 1 ले ली और ये एम। ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें रह जाती हैं आपको स्पेशल केस बताने में। एक ये रह गया कि इसकी यूनिट की भी बात कर लीजिए। हमने यहाँ जो F इक्वल टू एम ए लिखा, यहाँ पर आप देखें कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी। वैसे पुराने लेक्चर्स में आप देखेंगे तो हमने फोर्स की यूनिट बता रखी है। एम क्या है, मास को दिखा रहा है, मतलब केजी। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसकी एक और फोर्स की एक और यूनिट होती है, आप ध्यान दें, न्यूटन। ठीक है, एन इस तरह लिखते हैं। ठीक है, एक न्यूटन कितना होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसी से आप निकाल सकते हैं कि अगर 1 kg का, अगर सबको हम यूनिटरी कर दें, 1 kg का मास हो जिस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो, किसके कारण होगा वो? 1 न्यूटन फोर्स के कारण होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, 1 न्यूटन वो अमाउंट है फोर्स का जिसके कारण 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मोशन करता है। ठीक है, यूनिट की भी बात हो गई, फॉर्मूला आपको यहाँ पर हमने बता दिया, सेकंड लॉ बता दिया, फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ का स्पेशल केस है ये भी बता दिया, कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ भी रिवाइज हो गया, सेकंड लॉ यहाँ बता दिया। मतलब हम 2 लॉ पढ़ चुके हैं और न्यूटन के टोटल 3 लॉ हैं। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, मोमेंटम देखा, सेकंड लॉ देखा, इसकी यूनिट वगैरह देखी। ठीक है, एक बार आप खुद भी कोशिश करिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से किस तरह F इक्वल टू एम ए आ रहा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस घर पर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।